बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी काव्य का जो पेपर पहला होता है यानी कि HND 102 वाला पेपर यानी हिंदी काव्य का फर्स्ट, ठीक है। तो उससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। लगभग गिने चुने आपके 75 प्रश्न होंगे। नंबरिंग भी इसमें मैंने कर रखी है, तो आपको टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी प्रश्न भी मैं आपको जो बीच बीच में बताता चलूंगा वो आपके लिए और महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं। मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा और ऐसे प्रश्नों को रखूंगा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बन सकते हैं। और कई मॉडल पेपर मैं पहले से दे चुका हूं हिंदी काव्य के। लगातार जो मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करवाया हिंदी काव्य के, तो आप हिंदी काव्य के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लीजिएगा। अभी मुश्किल से 7-8 दिन पहले हमने हिंदी माइनर को लेकर के हिंदी काव्य पढ़ाया था। तो वो हिंदी काव्य जो है आपका, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए हिंदी काव्य का 1 और हिंदी काव्य का 2, और इसके अलावा हिंदी काव्य और काव्य शास्त्र का भी उसमें मैंने बताया है। तो सभी के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। कैसा भी पेपर आपका आया, वह वीडियो 250 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों वाली देख डालिएगा, उसमें से बहुत प्रश्न आने वाले हैं। लेकिन मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो ऐसे भी दी जाए जो कि पर्टिकुलर आपकी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग। वो वाला सिलेबस सेम ही है सबका। आइए देखिए, आगे देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है हिंदी साहित्य को लेकर के। प्रश्न क्या पूछा गया है? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में, फ्रेंच भाषा में, पुर्तगाली में या उर्दू में? तो हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। किसने लिखा था? गारसा दत्तासी ने लिखा था। हिंदी के पहले इतिहास लिखने वाले व्यक्ति हैं गारसा दत्तासी। उनका एक ग्रंथ है इस्तवार दा लेतरेत्वर एंदोई हिंदुस्तानी, ये सबसे पहले गारसा दत्तासी ने लिखा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, फ्रेंच भाषा में लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गारसा दत्तासी कृत साहित्य का इतिहास जिसे वस्तुतः इतिहास कहना संगत नहीं है, उसका नाम क्या है? इस्तवार दा लेतेत्र एंदोई हिंदुस्तानी, यही नाम है गारसा दत्तासी के ग्रंथ का, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में उन्होंने लिखा था। हालांकि ये एक इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, लेकिन पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास गारसा दत्तासी ने ही लिखा है, जो कि एक फ्रेंच साहित्यकार थे। ठीक है। अच्छा, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये भी एक ग्रंथ ही है। इसको किसने लिखा है? इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है किसने भाई? आप सभी लोगों को नाम पता होगा। जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस पुस्तक को लिखा है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, जॉर्ज ग्रियर्सन वही व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि भारत में सबसे बड़े लोकनायक अगर कोई हुए हैं तो पहले लोकनायक हैं महात्मा बुद्ध, और उनके बाद अगर हिंदी मतलब कि पूरे भारत में अगर कोई सबसे बड़ा लोकनायक हुआ है तो वो है तुलसीदास जी। ठीक है। ये जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। उनके ग्रंथ है कौन? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये उन्हीं की रचना है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास की अगर बात करें, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके इतिहास लिखा किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न है अगला, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी है? हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी है? फटाफट से आप बताएंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ये बात ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास लेखक नहीं है? इनमें से इतिहास लेखक कौन है? देखें, डॉक्टर शिव सिंह सेंगर, इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। शिव सिंह सरोज इनकी पुस्तक है, तो ये भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक है। डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी लिखा है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का प्रयास किया। तो इन सभी लोगों ने लिखा। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने नहीं लिखा। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है, इन्होंने क्या नहीं लिखा? हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का प्रयास नहीं किया, बाकी तीनों ने किया है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न आप देखेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? देखें, तो उनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। क्या नाम है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है, काल विभाग का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? काल विभाग का सबसे पहले प्रयास जो किया था वो किसने किया था? गारसा दत्तासी ने किया था। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ के उपरांत किस विद्वान का दूसरा उल्लेखनीय इतिहास है? तो ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ के बाद में सबसे ज़्यादा, मतलब कि उनके बाद में जो दूसरा
हिंदी साहित्य का जो ग्रंथ लिखा गया 1187 की, मतलब कि 1187 के बाद में ग्रियर्सन, और ग्रियर्सन के बाद में कौन आए? मिस्र बंधु आए। ठीक, कौन आए? मिस्र बंधु आए। 3 भाई मिस्र बंधुओं की पुस्तकें हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है भक्ति काल की सही समयावधि कौन सी है? भक्ति काल की सही समयावधि की बात की जाए तो 1315 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी, ये है भक्ति काल की सही समयावधि। और 1700 से लेकर के 1900, 1700 से लेकर के 1 मिनट, ये विक्रमी का समय काल आपको दिया गया है। ठीक है, और अगर बात की जाए 1315 से 1700 इस मतलब विक्रमी के बीच का समय काल है, यानी कि लगभग और लगभग मान लीजिएगा कि 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी तक आपका क्या रहता है? 1700 से विक्रमी से लेकर के 1900 विक्रमी का जो समय काल रहता है वो रहता है रीतिकाल का। और 1900 विक्रमी से कौन सा काल प्रारंभ होता है? वो रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग वो प्रारंभ होता है कौन सा? आधुनिक काल, जिसको उन्होंने गद्य काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? तो उसको वीरगाथा काल कहा। ठीक है, उत्तर मध्यकाल को क्या कहा? भक्ति काल कहा। पूर्व मध्यकाल को, सॉरी, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा। पूर्व मध्यकाल को क्या कहा? भक्ति काल कहा। ठीक है, और आधुनिक काल को क्या कहा? गद्य काल कहा, शुक्ला जी ने। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है। ये डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन और श्याम सुंदर दास दोनों ने इस बात को कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल का नामकरण किया था। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? बताएं फटाफट से। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था आदिकाल को? बताएंगे। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, इन्होंने आदिकाल को किस क्या कहा था? आदिकाल ही कहा था, ये बात ध्यान रखिए। क्या कहा था? आदिकाल को उन्होंने आदिकाल ही कहा था। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, और इन प्रश्नों को आप एकदम से याद कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल, और मैंने कई प्रश्न और आपको बताए, तो उनको आप देखते रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए थे। ठीक है, अच्छा, 1187 का जो ग्रंथ है वो मतलब कि जो मैंने आपको बताया था, इस्तवार दल तेतुरेंदु हिंदुस्तानी, वो कब लिखा गया था? तो 1839 में उन्होंने लिखा था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल का नामकरण क्या किया? तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने आदिकाल कहा था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल संकृत्यान ने क्या कहा था? मिस्र बंधुओं ने चारण काल कहा था, ये बात ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन आदिकाल कहा था। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, बौद्धों के द्वारा रचित अभ्रंश साहित्य कहलाता है। बौद्धों के द्वारा रचित अभ्रंश साहित्य जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? बौद्धों के द्वारा रचित अभ्रंश साहित्य को सिद्ध साहित्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हैं? सिद्ध साहित्य बोलते हैं। क्लियर, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है। 12वां नंबर प्रश्न, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम से किसने पुकारा? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था मिस्र बंधुओं ने। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल को क्या कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा था? आदिकाल को बीज वपन काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा था डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, आदिकाल को आचार्य शुक्ल ने जानते हैं क्या कहा था? आचार्य शुक्ल ने इसको कहा था आदिकाल। ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। अगला प्रश्न, आदिकाल को आधार काल किसने कहा? आदिकाल को आधार काल मानने के पक्षधर हैं कौन? मिस्र बंधु। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। संदेश रासक किस प्रकार की रचना है? संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो अब्दुल रहमान है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। किस टाइप का ये काव्य है? तो ये विरह काव्य है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन आप देखिएगा, आदिकालीन साहित्य में कौन सा पक्ष लुप्त मिलता है? भक्ति, श्रृंगार, या साहित्य, राष्ट्रीय चेतना, या प्रकृति? बताएं। तो आदिकाल साहित्य में जो पक्ष लुप्त मिलता है वो मिलता है राष्ट्रीय चेतना का। इसमें राष्ट्रीय चेतना नहीं मिलेगी आपको, ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे राज्य होते थे, तो उन्हीं राज्यों को राष्ट्र मान करके उस राष्ट्र की कल्पना मतलब कि नहीं है जो राष्ट्र हम लोग जान पाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय चेतना नहीं है। 19वां प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक विवादित रहा है? बीसलदेव रासो,
खुमान रासो, परमाल रासो या पृथ्वीराज रासो, बताएं कौन सा ग्रंथ इनमें से सर्वाधिक विवादित रहा है? तो वो है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, 20 नंबर प्रश्न है, उस प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है जिसमें महोबा के वीरों खास करके आल्हा और उदल के युद्धों का वर्णन किया गया है? तो आल्हा और उदल के युद्धों का वर्णन जो किया गया है वो किसमें किया गया है? परमाल लासो में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, परमाल लासो जो है उसको उसमें उसकी उसी को आलखंड भी कहा जाता है। ठीक है, परमाल लासो में किया गया है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस वीर है, उसका सहयोगी रस क्या है? उसका सहयोगी रस है श्रृंगार। पृथ्वीराज रासो में एक तरफ आपको वीर रस मिलेगा, दूसरी तरफ आपको श्रृंगार रस मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य किस श्रेणी में आता है? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को। ये बात भी ध्यान रखें, किसने लिखा है पृथ्वीराज रासो को? किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने लिखा है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। अब पृथ्वीराज रासो महाकाव्य किस श्रेणी का महाकाव्य है, ये प्रश्न पूछा गया। श्लिष्ट महाकाव्य है या कलात्मक महाकाव्य है, विकासशील महाकाव्य है, रीतिबद्ध काव्य? तो ये विकासशील महाकाव्य की श्रेणी में आएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, परमाल रासो का प्रधान रस क्या है? परमाल रासो का जो प्रधान रस है वो कौन सा है? वीर का रस जो है ये प्रधान रस है परमाल रासो का, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ रहे हैं। ओके, आगे बढ़ा जाए। खुमान रासो की भाषा कैसी है बताएं? बताइएगा फटाफट से, आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ रहे हैं। बताएं, खुमान रासो की भाषा क्या है? अभ्रंश, प्रकृत, राजस्थानी या फिर डिंगल? बताइए। आदिकाल की अगर बात की है तो मतलब खुमान रासो की जो भाषा है, खुमान रासो की भाषा कौन सी है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के आ रहे हैं। खुमान रासो की जो भाषा है आपकी वो कौन सी है? वो है आपकी डिंगल भाषा। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिंगल भाषा इज राइट आंसर। तो इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, तो इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखेंगे इस बात को। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न है, देखिए, भक्ति आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? भक्ति आंदोलन जो हुआ दक्षिण से प्रारंभ हुआ है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द ऑप्शन। 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस आचार्य ने अपने भक्ति मार्ग में राधा की उपासना का सर्वप्रथम विधान किया था? बताएं किसने किया था? फटाफट से आप बताएंगे किसने किया था। बिल्कुल रामानंद ने किया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निर्गुण धारा के एक छत्र सम्राट कौन है? निर्गुण धारा के एक छत्र सम्राट जो है वो कबीर दास है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संतों ने नारी के किस रूप की निंदा करी है? संतों ने नारी की कामिनी रूप की चिंता करी है, मतलब कामिनी रूप जो है नारी का उसकी निंदा करी है किसने? संतों ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, संतों की सदुक्कड़ी भाषा से क्या आशय है? संतों की सदुक्कड़ी भाषा से क्या आशय है? जिसमें अनेक प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों का मिश्रण हो। ठीक है, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, कबीर का दार्शनिक चिंतन क्या है? कबीर का दार्शनिक चिंतन है तो अद्वैतवाद है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कबीर की संपूर्ण रचनाएं बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। इस ग्रंथ का संपादन किसने किया था? इस ग्रंथ का संपादन किया था किसने? फटाफट से आप बताएंगे। धर्मदास ने किया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रामायणी किस संत कवि की काव्य रचना है? तो रामायणी जो है कबीर दास की रचना है। आ करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, सूफी काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा? सर्वप्रथम मतलब कि सॉरी सर्वप्रधान मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ कौन सा सूफी काव्य परंपरा का? तो पद्मावत है। किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। किस भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पद्मावत ग्रंथ जो लिखा गया है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, किस अवधि में? तो ठेठ अवधि में लिखा गया। किस शैली का प्रयोग करके लिखा गया? मसनबी शैली का प्रयोग करके लिखा गया। ये सब प्रश्न आपसे खूब पूछेगा। ठीक है, तो ये सब प्रश्न मैं आपको जो बता रहा हूँ ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ओके, प्रेम आख्यान काव्य परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। क्लियर। पद्मावत ग्रंथ उनका कैसा काव्य है? तो ये
एक बताएं पद्मावत काव्य कैसा है? ये पद्मावत काव्य जो है एक महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य यानी कि प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया काव्य है। मसनबी शैली का प्रयोग किया गया। मसनबी शैली मतलब होता है दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। 7 चौपाइयों के बाद में एक दोहा आया है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो है पद्मावत में कितने चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है? तो 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। क्लियर? आगे देखिएगा। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के आदि प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के जो आदि प्रतिष्ठापक है वो है मुल्ला दाऊद। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूफी प्रेम काव्यों में कौन सी विशेषता नहीं मिलती है? बताइएगा कौन सी विशेषता नहीं मिलती भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, बात ध्यान रखेंगे। ओके, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते रहेंगे लगातार। और आप देखते हैं मैं लगातार आपके लिए ऐसे ही प्रश्न ला करके मतलब कि लाता रहता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से हर एक चीज़ को समझ पाएँ, जान पाएँ। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, सूफी प्रेमाख्यानकों में जो मुल्ला दाऊद है, इनकी कौन सी रचना फेमस है? बताएं। मुल्ला दाऊद को मतलब की रचना कौन सी है? तो मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है इनमें से? बताएंगे। मुल्ला दाऊद की रचना कौन है? मतलब एक एक रचनाओं के नाम आपसे पूछता है। तो मुल्ला दाऊद जो है उनकी रचना है चंदायन। ठीक है। जायसी की रचना कौन सी है? आखिरी कलाम के लेखक कौन है आपसे पूछेगा तो आप बताओगे जायसी। अखरावट के लेखक कौन है? जायसी हैं। पद्मावत के लेखक कौन है? जायसी हैं। कुतुबन ये विद्वान है प्रेमाख्यानक काव्यधारा के, उनकी रचना है मृगावती। मंझन की रचना है मधुमालती। चित्रावली किसकी रचना है? तो उस्मान की रचना है। आपसे पूछेगा इंद्रावती किसकी रचना है तो आप बताओगे नूर मोहम्मद की है। अनुराग बांसुरी किसकी है? नूर मोहम्मद की ही है। ठीक है। शेख निसार की एक रचना है, बड़ी फेमस है। अवधि में रचना है जो है यूसुफ जुलेखा, वो शेख निसार की रचना है। तो ये सब प्रश्न आपसे बन सकते हैं। आगे देखिए। अच्छा, प्रश्न क्या पूछा गया है? सूफी प्रेम काव्यों में कौन सी विशेषता नहीं मिलती है? तो सूफी काव्यों में जो विशेषता नहीं मिलती, देखिए इसमें कथानक रूढ़ियों का प्रयोग बिल्कुल किया गया है। कथानक रूढ़ियों का भी प्रयोग किया गया है इसमें। ठीक है। इसके अलावा इस्लाम धर्म का प्रचार करने की प्रवृत्ति भी आपको दिखेगी। प्रतीक योजना का भी प्रयोग हुआ है। ज्ञान प्रदर्शन की भावना इसमें जो है नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये 3 विशेषताएं आपको मिलती हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर, पद्मावत में सिंघल द्वीप किसका प्रतीक है? पद्मावत में सिंघल द्वीप जो है वो किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? तो पद्मावत का नागमती वियोग खंड वो हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है। इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 38 नंबर, सूरदास के पदों पर किसका सर्वाधिक प्रभाव है? सूरदास के पदों पर सर्वाधिक किसका प्रभाव है भाई? वो विद्यापति का प्रभाव है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 39 नंबर प्रश्न है। अच्छा, विद्यापति को क्या कहते हैं? विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके। और इसके अलावा वल्लभाचार्य कौन है? वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। इनके पुत्र कौन थे? अच्छा, वल्लभाचार्य जो हैं वो देखिए यहाँ पर देखेंगे 39 नंबर प्रश्न, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने करी? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने करी है? आचार्य वल्लभ ने करी, यानी वल्लभाचार्य ने करी है। कौन है वल्लभाचार्य? सूरदास के गुरु हैं। इनके पुत्र थे वल्लभाचार्य के कौन? विट्ठलनाथ। विट्ठललाल ने किसकी स्थापना करी थी? अष्टछाप की स्थापना करी थी। तो आपसे पूछा गया है प्रश्न कि अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? अष्टछाप में नरोत्तम दास शामिल नहीं है, बाकी कृष्णदास, सूरदास, शीश स्वामी, गोविंद स्वामी ये सब शामिल हैं। ठीक है। अष्टछाप के कवियों में 8 कवि होते थे जो कृष्ण भक्त शाखा से रिलेटेड होते हैं। वात्सल्य सम्राट कहते हैं किसको? सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। कृष्ण भक्ति परंपरा के प्रणेता रहे हैं सूरदास। ठीक है। पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है सूरदास को। वात्सल का कोना कोना झांक कर कौन आए हैं? सूरदास आए हैं। ये सब प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों को भी ध्यान में रखिएगा, प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है। सूरदास कौन है? ये वात्सल्य रस के सम्राट हैं। वात्सल्य का कोना कोना झांक करके आए हैं। सूरदास किस भाषा में रचना लिखते हैं? ब्रज भाषा में लिखते हैं। सूरदास किस इनकी भक्ति किस कैसी है? तो इनकी भक्ति साक्य भाव की भक्ति है। तुलसीदास की भक्ति कैसी है? वो दास्य भाव की भक्ति है। तुलसीदास के आराध्य कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण के बचपन रूप का वर्णन श्री कृष्ण भगवान के इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया है, और ये सगुण परंपरा के बड़े अच्छे समर्थक हैं सूरदास जी। ठीक है। आगे देखिएगा, सूरदास का सर्वाधिक विवादित ग्रंथ कौन सा है? देखिए सूरदास की रचना ये है सूरसागर, सूरसारावली और मतलब प्रणय प्यारी और साहित्य लहरी, ये सब रचनाएं सूरसागर की मतलब कि सूरदास की हैं। जिनमें से अगर बात की सबसे विवादित ग्रंथ जो है इनका वो साहित्य लहरी है, सूरदास का विवादित ग्रंथ। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न 42 नंबर, भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमर गीत का प्रसंग तुलसी के किस काव्य में आता है? तुलसी की रचना है कृष्ण गीतावली, तो उसमें भ्रमर गीत का प्रसंग जो है आता है और ब्रज भाषा में कृष्ण गीतावली उन्होंने लिखी भी है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। तुलसीदास और रहीमदास बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे, ठीक है, तो उन्हीं के कहने पर उन्होंने ब्रज में रचनाएं लिखी हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की भ्रमर गीत परंपरा में कौन अग्रणी है? आधुनिक युग की भ्रमर गीत परंपरा में कौन अग्रणी है? तो रत्नाकर जी हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, अवधि में रचित कृष्ण काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? अवधि में रचित कृष्ण काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि जो है इनमें से वो हैं लक्ष्मण दास, सॉरी लक्ष्यदास। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कृष्ण काव्य धारा की अगर बात की जाए तो कृष्ण काव्य धारा में कौन कौन व्यक्ति रहे हैं बताएं, जरा नाम बताएं। कृष्ण भक्ति शाखा की अगर बात की जाए तो कृष्ण भक्ति शाखा में आप देखिएगा इंपॉर्टेंट जो कवि रहे हैं उनमें अगर मैं आपको बताऊं तो उनमें सूरदास सबसे इंपॉर्टेंट रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे सूरदास, उसके अलावा सूरदास की रचना कौन कौन सी है? तीन रचनाएं इनकी बड़ी फेमस है, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। कृष्णदास हैं, कृष्णदास की रचना कौन सी है? जुगल भानु चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। परमानंद दास आते हैं, परमानंद दास की रचना है परमानंद सागर। इसके अलावा कुंभन दास ने लिखा कुछ फुटकल पद। नंददास की रचना बड़ी फेमस है, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, अनेक अर्थ मंजरी, विरह मंजरी, भ्रमर गीत, सुदामा चरित्र, श्याम सगाई, ये सब नंददास ने लिखा। चतुर्भुज दास ने भी रचना लिखी, ये सब उसके कवि हैं आपके अष्टछाप के, ठीक है। तो द्वादश पैज रचना उनकी है। हितजू को मंगल और शक्ति प्रकाश रचना चतुर्भुज दास ने लिखा। शीश स्वामी की रचना कुछ फुटकल पद में लिखा उन्होंने, और गोविंद स्वामी भी फुटकल पद में रचनाएं लिखते हैं। हित हरिवंश जो है उन्होंने रचना लिखी हित 84। मीराबाई आती हैं, वो नरसिंह जी का मायरा लिखती हैं, गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा, पद संग्रह और राग गोविंद, ठीक है, ये सब लिखते हैं। रसखान ने क्या लिखा? प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, ये रसखान ने लिखा। नरोत्तम दास की रचना कौन सी है? सुदामा चरित्र, ध्रुव चरित्र और विचारमाला, ये उन्होंने लिखा नरोत्तम दास ने, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, बताएं तो अवधि में रचित कृष्ण काव्य के सब सर्वश्रेष्ठ कवि लक्ष्यदास हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आधुनिक युग में अवधि भाषा में कृष्ण काव्य परंपरा के अंतिम कवि और उनका काव्य कौन सा है? तो अंतिम कवि और उनका काव्य जानते हैं कौन सा है? द्वारिका प्रसाद मिश्र, कृष्णायन। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवधि भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले आपको बीए थर्ड सेमेस्टर में, मतलब थर्ड ईयर में पहले अवधि काव्य पढ़ना पड़ता था अधिकतर विश्वविद्यालयों में, तो उसमें आपके शामिल थे प्रश्न, मतलब ये कवि शामिल थे। ये कौन, क्या? द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी, कृष्णायन रचना लिखने वाले। 46 नंबर प्रश्न है, हिंदी में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं, बताएं। हिंदी में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन माने जाते हैं? तो स्वामी रामानंद माने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। रामचरितमानस की रचना किस संवत में प्रारंभ हुई? रामचरितमानस की रचना जो प्रारंभ हुई थी वो 1631 संवत में प्रारंभ हुई थी, सॉरी 1631 विक्रमी में प्रारंभ हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। विक्रम संवत में अगर सन में आपको बदलना हो तो 57 आप घटा देंगे, क्लियर हो जाएगा। 1631 में से आप अगर 57 घटाएंगे तो सन में निकल आएगा। यहाँ से कुदाल लिया, यहाँ भाई 11, 11 में 7 गए, 7 4 11, यहाँ बचे 2 2, यहाँ से कुदाल लिया, यहाँ 12, 12 में से 5 गए, कितना होता है? 7 5 12, 7 बचा, यहाँ बचे 15, 1574 ईस्वी में रचना लिखना प्रारंभ हो गया था, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, तुलसीदास का वास्तविक दार्शनिक मत कौन सा है? तुलसीदास की अगर बात की तो समन्वयवाद के प्रणेता हैं वो, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? 12 रचनाएं उनकी प्रमाणिक है, जिनमें सबसे फेमस है रामचरितमानस। इसके अलावा विनय पात्रिका हो गई, दोहावली है, बरवे रामायण है, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, ठीक है। ये सब रचनाएं किसकी हैं? गोस्वामी तुलसीदास की, रामलला न चाहूँ, ठीक है। इसके अलावा राम भक्ति परंपरा में और भी विद्वान हैं, जैसे कि स्वामी अग्रदास हो गए, उनकी रचनाएं ध्यान मंजरी बड़ी फेमस है। भक्तमाल नाभादास ने लिखा, ये भी बड़ी फेमस रचना भक्तमाल, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि हृदय राम एक किस धारा के कवि हैं? तो हृदय राम जो है वो राम भक्ति शाखा से हैं। हरमनाटक रचना लिखा। रामायण महानाटक की रचना किसने करी? तो प्रताप चंद्र चौहान ने करी। अवध विलास किसने लिखा? लालदास ने लिखा। सीतायन रचना के लेखक कौन है? राम प्रियासरण प्रेमकली ने लिखा है सीतायन। सिया राम रसमंजरी किसने लिखा है? जानकी चरण ने लिखा, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए प्रश्न 48 नंबर, तुलसीदास का वास्तविक दार्शनिक मत कौन सा है? तो वो है समन्वयवाद, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, राम भक्ति शाखा या धारा के रसिक संप्रदाय के आदि प्रतिष्ठापक कौन है? तो रसिक संप्रदाय के जो प्रतिष्ठापक हैं वो हैं अग्रदास। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्रदास की बात करें तो ध्यान मंजरी उन्होंने लिखा है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
देखेंगे रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ परंपरा के आदि आचार्य कौन है, बताएं। रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ परंपरा के आदि आचार्य कौन है इनमें से, तो इनमें से केशवदास जो है वो रीतिकालीन लक्षण परंपरा के आदि आचार्य माने जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। केशव को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तुलसीदास की अगर बात करें तो तुलसीदास को समन्वय कवि कहते हैं। तुलसीदास जो है सबसे बड़े लोकनायक है महात्मा बुद्ध के बाद। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा इस कथन को, ठीक है। तुलसी समन्वय के कवि हैं, ठीक है। और आपको बता दूं तुलसीदास की जो है अगर बात करें तो बड़े फेमस कवि रहे हैं तुलसीदास। रामचरितमानस रचना उन्हीं की है। और आपसे पूछेगा रामचरितमानस किस जो है भाषा में, तो आप बताओगे अवधी भाषा में। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो आप बताओगे 7 कांड है। पहला कांड कौन सा है, तो आपका बाल कांड है। दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा आपका अरण्य कांड, और चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवां लंका कांड, सातवां उत्तर कांड। ये 7 कांड है रामचरितमानस में, ध्यान रखेंगे इस बात को। किस अवधि में लिखा गया, तो संस्कृत निष्ठ अवधि में लिखा है रामचरितमानस, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। दोहा, चौपाई और कई छंदों में ये रचना लिखी गई है। ये सब प्रश्न आपसे पूछे गए हैं तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे देखिएगा 51 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखें, या प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे भावनो है, ये प्रसिद्ध पंक्ति किस रीतमुक्त कवि की है, तो ये बताएं। ये प्रसिद्ध पंक्तियां किस रीतमुक्त कवि की हैं, तो ये है किसकी भाई, बोधा की हैं। बोधा रीतमुक्त कवि हैं। इसके अलावा ठाकुर द्विजदेव घनानंद भी रीतमुक्त कवि हैं। रीति सिद्ध कवियों में एकमात्र कवि बिहारी लाल हो गए। इसके अलावा रीतिबद्ध परंपरा में केशवदास हो गए, और भी जितने कवि हैं आपके वो उसमें आ जाते हैं आपके रीतिबद्ध में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। छंदों का अजायब घर केशवदास की किस रचना को कहते हैं, छंदों का अजायब घर जो कहते हैं रामचंद्रिका रचना को कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर बात किया है इसमें मतलब कि रीतकाल की, तो रीतकाल में आप देखते हैं कवि प्रिया किसकी रचना है, कवि प्रिया भी केशवदास की रचना है। नखसिख ये भी केशवदास की रचना है। रतन बावनी भी केशवदास की है। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहते हैं। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए चिंतामणि की, तो एक रचना आपसे पूछता है कि कवि कुल कल्पतरु के लेखक कौन है, तो आप बताओगे चिंतामणि। आपसे पूछेगा जो है पंचासिका के लेखक कौन है, तो आप बताओगे मतिराम है। रसराज, ललित ललाम अलंकार और पंचासिका, वृत्त कौमुदी, ये सब मतिराम ने लिखा। ऐसे भूषण की रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये सब भूषण ने लिखा है। बिहारी ने एकमात्र रचना लिखी बिहारी सत्सई, किसमें कितने दोहे बिहारी सत्सई में, बिहारी सत्सई में कितने दोहे, 719 दोहे हैं। किस भाषा में बिहारी सत्सई, तो बिहारी सत्सई आपकी ब्रज भाषा में है, बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह भी जो है रीतिकाल के कवि हैं। उन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी, सुनीति प्रकाश, सर्वसोला प्रकाश, चंडी चरित्र, ये सब लिखा। ऐसे आपसे, और देव ने कौन सी रचना लिखी, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुजान विनोद, ठीक है, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, ये सब देव की रचना है। घनानंद ने कौन सी रचना लिखी, सुजान हित प्रबंध, इश्क लता, कृपाकंद, निकंद, यमुना बस, सुजान सागर, ये सब घनानंद की रचनाएं हैं, ठीक है। अंगद दर्पण के लेखक कौन है, तो रसलीन है। भिखारी दास ने कौन सी रचनाएं लिखी हैं, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय लिखा। एक दूल्हा कवि है, वो भी रीतकाल के ही हैं। दूल्हा कवि की अगर बात करें, दूल्हा ने क्या लिखा है, कवि कुल कंठाभरण रचना किसने लिखा, कवि दूल्हा ने लिखा है। बोधा ने क्या लिखा है, इश्कनामा और बिरह वारिस लिखा है बोधा ने। इसके अलावा पद्माकर की रचनाएं कौन कौन सी हैं, जगत विनोद, ठीक है। इसके अलावा पद्माभरण, गंगा लहरी, राम रसायन, ठीक है, हिम्मत बहादुर, बिरदावली, प्रबोध पचासा, ये सब पद्माकर की रचना है। इसके अलावा अगर बात की जाए और भी विद्वानों में, इसे आलम केली लिखा उन्होंने, ठीक है। इसके अलावा कुलपति मिश्रा जी ने क्या लिखा, रस रहस्य लिखा। राजा जसवंत सिंह हैं, भाषा भूषण लिखते हैं। रसनिधि हैं, रतन हजारा लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब विद्वान हैं। चिंतामणि जो त्रिपाठी हैं, उन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं, क्लियर। कुलपति मिश्रा दोरण पर्व लिखते हैं। तो ये सब रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। आगे देखेंगे 53 नंबर प्रश्न है, भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है, बताएं। भूषण का लक्षण ग्रंथ इनमें से कौन सा है, तो भूषण का लक्षण ग्रंथ जो इनमें से है वो कौन सा है भाई, वो है आपका दूषण, मतलब कि दूषण उल्लास। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे देखिए भूषण हजारा, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, ये सब इन्हीं की रचना भूषण की। 54 नंबर प्रश्न, बिहारी सत्सई की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण बताएं। बिहारी सत्सई की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या रहा है, कल्पना शक्ति की समाहार, मतलब कि कल्पना की समाहार शक्ति का प्रयोग किया। ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, सुजान हित है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सुजान सागर, इश्क लता, प्रेम सरोवर, ये सब भी घनानंद के ही ग्रंथ हैं।
अगला प्रश्न 56 नंबर, आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक कौन है? आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर, ब्रजभाषा गद्य का सबसे प्राचीन नमूना 14वीं शताब्दी के लगभग किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है भैया? वो मिलता है आपका गोरख सागर में। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं, जो आपके भक्ति काल और रीति काल में चीजें हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा, आपका पेपर नंबर 1 से यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। हालांकि मैं कुछ और प्रश्नों को इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये भी प्रश्न हो सकता है आ जाएं, ठीक है। मैं एक कदम आगे चल करके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुछ पेपर में थोड़ा आगे के प्रश्न पूछे गए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ प्रश्नों को और भी रख दिया जाए। क्लियर? तो 102 में भी ये प्रश्न आ सकते हैं, 101 में भी आएंगे, ठीक है। ये जो अभी आ रहे हैं प्रश्न, आपको बता दूं इसमें आपको 101 वाले में आप भक्ति काल के सभी कवियों के आप जन्म मरण को पढ़ लीजिएगा, उनके माता पिता का नाम, जैसे तुलसीदास के पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था, ठीक है। ऐसे आप गुरु का नाम देख लेंगे तो रामानंद था, ठीक है। नरिहर दास था, नरिहरानंद जिसको बोलते मतलब जिनको बोलते हैं, ठीक है। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम इनके क्या था? तुलसी देखिए राम बोला, ठीक है। चूंकि पैदा हुए थे तो इन्होंने पहली बार राम शब्द का उल्लेख किया था, ठीक है। अभोक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तुलसीदास। तो ये सब उनके जीवन के बारे में चीजें हैं, वो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जान लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आप बिहारी लाल के बारे में जान लीजिएगा। तो आप रीतिकाल और भक्ति काल और आदिकाल के कवियों के जन्म और मरण को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ठीक है। तो आप उसको जरूर देख लीजिए। जैसे विद्यापति का जन्म दरभंगा जिले में हुआ, बिहार में पड़ता है, मिथिला में पड़ता है, ठीक है, बिहार, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपका और भी पूछा जा सकता है, ठीक है। गोरखनाथ के बारे में, गोरखनाथ के जन्म वगैरह को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे गोरखनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ था? गोरखनाथ का जन्म जो हुआ था, विद्वानों में मतभेद है इनको लेकर के गोरखनाथ के बारे में, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, और भी तमाम सारी चीज़ें हैं। तो अमीर खुसरो के बारे में पूछता है, तो 1253 ईस्वी में जन्म हुआ था अमीर खुसरो का, एटा जिले में हुआ था, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पटियाली नामक गांव में। तो ये सब प्रश्न थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता नामक प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रजभाषा के मतलब कि ब्रजभाषा गद्य लेखकों ग्रंथों के लेखक कौन है? इनमें से बताएं कौन है? तो गोकुलनाथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी, ऑप्शन गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है 59 नंबर, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का मतलब कि किस लेखक का गद्य सर्वाधिक प्रौढ़ और परमार्जित है? इनमें से बताएं। तो इनमें से राम प्रसाद निरंजनी का सबसे जबरदस्त है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। निम्नलिखित में से लल्लू लाल कृत कौन सा मतलब कि लल्लू लाल कृत कौन सा ग्रंथ है जिसे बहुत कुछ खड़ी बोली गद्य की रचना माना जा सकता है? तो कौन सा है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। इसका 60 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम सागर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 61 नंबर, वह कौन सा मुस्लिम राजनेता है जिसने हिंदी को गंवारू बोली बता करके उर्दू की हिमायत करी? सर सैयद अहमद खां, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर प्रश्न, भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को रासब यानी गधा कहा है? तो भारत दुर्दशा में कहा है, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग में कौन सा पत्र भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता था? बताएं। तो वंशवासी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूलाधार है? तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का जो मूलाधार है वो है शिव शंभू का चिट्ठा, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अपनी सरस वाणी के कारण ब्रज कोकिल कहलाता है? तो ब्रज कोकिल किसको कहते हैं? सत्यनारायण कवि रत्न को क्या बोलते हैं? ब्रज कोकिल कहते हैं। मैथिल कोकिल किसको कहते हैं? मैथिल कोकिल मैथिल सेनगुप्त को कहते हैं। सॉरी, मैथिल कोकिल किसको कहते हैं? आदि कवि विद्यापति को कहते हैं मैथिल कोकिल, ठीक है। मैथिल सेनगुप्त को क्या बोलते हैं? उनको राष्ट्र कवि कहते हैं। मैथिल सेनगुप्त अपनी किस कृति के लिए खड़ी बोली काव्य क्षेत्र में उतरे थे? कौन सी रचना सबसे पहले लिखी खड़ी बोली में? रंग में भंग, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 67 नंबर, एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं, ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन वीर रस के कवि हैं? वीर रस के कवि कौन है? इनमें से फटाफट से आप बताएंगे। वीर रस के कवि हैं श्री श्याम नारायण पांडे जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, झांसी की रानी प्रसिद्ध कविता के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक युग की मीरा किसको कहते हैं? महादेवी वर्मा को कहते हैं। अगला प्रश्न, छायावाद का वास्तविक आरंभ किस ग्रंथ से माना जाता है? छायावाद का वास्तविक आरंभ जो माना जाता है आंसू ग्रंथ से माना जाता है, ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी कवि विद्रोही और क्रांतिकारी रहा है? तो निराला जी रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी ऑप्शन। छायावाद के 4 स्तंभ है प्रसाद पंत निराला। अगला प्रश्न, सुकुमार कवि किसको कहते हैं? प्रकृति का। सुकुमार कल्पना का कवि, तो ये सब पंत को बोलते हैं, ठीक, किसको? सुमित्रानंद पंत जी को। आगे देखेंगे, और महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं, प्रसाद जी को छायावाद का ब्रह्मा कहते हैं, निराला को छायावाद का महेश कहते हैं, और इनको पंत जी को छायावाद का क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं छायावाद का पंत जी को? विष्णु बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा महादेव वर्मा को दुर्गा बोलते हैं छायावाद की। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उपनाम, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला उपनाम उपनाम और सर्वाधिक प्रसिद्धि किस पत्र में मिली? बताएं। तो ये किस में मिली? मतवाला से। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट प्रश्न है, आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? तो आधुनिक मीरा जो कहते हैं महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। बाकी आप, जो मैंने आपको बताया था कि आप थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर लीजिएगा। जो आदिकालीन कवि हैं आपके, उनके जन्म मरण को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। आपसे पूछेगा विद्यापति की पदावली किस भाषा में है? तो आप बताओगे मैथिली भाषा में। कीर्तिलता की रचना किस भाषा में किया उन्होंने? तो अवहट्ट भाषा में किया। ये सब ध्यान रखेंगे। कीर्तिलता में किस राजा की कीर्ति का वर्णन किया गया है? तो कीर्ति सिंह राजा का वर्णन किया गया है, ठीक है। अच्छा, विद्यापति के काव्य पर किसका प्रभाव है? तो जयदेव का प्रभाव है। ऐसे कई प्रश्न आपसे पूछेंगे, ऐसे आपसे और भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इन प्रश्नों से, प्रश्न मतलब कि इस तरीके के कई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? प्रश्न पूछा गया था। तो अबुल हसन इनका नाम था, ठीक है। वास्तविक नाम है अमीर खुसरो का। खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है अमीर खुसरो को, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? 1253 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी इनका? तो 1324 में मृत्यु हुई थी। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। खड़ी बोली के प्रथम प्रस्तावक हैं, और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। क्लियर? तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही आपसे प्रश्न और बन सकते हैं, जैसे कि आपसे सूरदास जी से प्रश्न आपसे पूछेगा कि बताएं, जो है महाकवि सूरदास के बारे में पूछेगा कि पुष्टिमार का जहाज किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे सूरदास को किसने कहा? तो विट्ठलनाथ ने कहा था। ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। ऐसे पूछेगा सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो आप बताओगे वल्लभाचार्य, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि पुष्टिमार का जहाज किसे कहते हैं? तो आप बताओगे सूरदास को, ठीक है। ऐसे कई प्रश्न आपसे बन सकते हैं। अच्छा, ये बताओ, सूर वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झांक कर आए हैं, कथन किसने कहा था सूरदास को? ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ये बात भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, ओके। तो ऐसे प्रश्न आपके आपसे। अच्छा, सूरदास पर किसका प्रभाव था? तो श्रीमद् भागवत पुराण का प्रभाव इन पर पड़ता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। गोस्वामी बाबा से कई प्रश्न आपसे पूछेंगे। 12 रचनाएं इन्होंने इनकी है। सबसे फेमस सबसे बड़ी रचना, सबसे फेमस रचना इनकी है रामचरितमानस, फिर बैराग संदीपिनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नचहूँ, ठीक है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पात्रिका, दोहावली, कवितावली, ये सब रचनाएं हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, कवितावली इनकी रचना ब्रजभाषा में रचना है, 7 खंडों में बटी हुई है। ये बात ध्यान रखेंगे। गीतावली की बात की है तो इसमें भी 7 कांड हैं, लोकप्रिय रचना काफ़ी। राम सीता के वैवाहिक संबंध के बारे में गीतावली में बताया गया है, और मानस की कथा संक्षेप में उभारी गई गीतावली में। वाल्मीकि रामायण पर आधारित है गीतावली, ठीक है, उसका प्रभाव आपको दिखेगा। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। तुलसी की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है? तो रामचरितमानस, सभी लोग जानते हैं इसको। तो ऐसे प्रश्न आपसे कई परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी महाराज, ठीक है। क्या पूछेगा आपसे? क्या पूछेंगे प्रश्न से? तुलसीदास जी के बारे में आपसे पूछ सकता है कि तुलसी मतलब कि कृष्ण गीतावली का रचयिता कौन है? तो आप बताओगे। बहुत सारे लोग सूरदास को लगा देते हैं, तो आप तुलसीदास ध्यान रखें। कृष्ण गीतावली तुलसीदास ने लिखा है, किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है, ठीक है। तुलसी के बचपन का क्या नाम था? तो आप बताओगे राम बोला। विनय पात्रिका किस भाषा में है? तो विनय पात्रिका ब्रज भाषा में है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। क्लियर? अच्छा, आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा कांड रामचरितमानस में नहीं है? आपको देगा बाल कांड, उत्तर कांड, अयोध्या कांड और युद्ध कांड। तो युद्ध कांड को जरूर कहा जाता है, लंका कांड को युद्ध कांड कहते हैं, लेकिन लंका कांड नाम है, तो लंका कांड अगर मिलेगा तो लगाएंगे, और युद्ध कांड उसमें नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, लंका कांड को युद्ध कांड कहते हैं, ये बात ध्यान रखें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे, ओके। ऐसे और आपसे क्या पूछेगा
कबीरदास से पूछ सकता है और प्रश्न आपसे कबीरदास से रिलेटेड पूछेगा। कबीरदास के बारे में कुछ प्रश्न आपसे बनते हैं, ठीक है। कबीरदास से कैसे प्रश्न आपके आते हैं, जैसे कबीर किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, तो आप बताओगे संत काव्यधारा के कवि हैं। बीजक उनके वाणियों का संग्रह है, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। बीजक कितने भाग है, 3 भाग है, साखी शबद रामायणी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। कबीर का पालन पोषण किसने किया था, नीरो और नीमा नाम के जुलाहे ने किया था। कबीर के पुत्र के का क्या नाम है, कमाल और कमाली उनके पुत्र का नाम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उनकी पत्नी का नाम क्या है, लोई है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। कबीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी मगहर में, काशी में पड़ता है मगहर, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो कई प्रश्न ये आपके बनते हैं, ओके। तो संत मत का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो आप बताओगे किसको माना जाता है। संत मत के प्रवर्तक वैसे हैं धर्मदास, लेकिन उसके प्रणेता या सबसे इंपॉर्टेंट कवि हैं तो कबीरदास, ठीक है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे मलिक मोहम्मद जायसी से कई प्रश्न आपसे आते हैं। पद्मावत किस प्रकार का काव्य आपसे पूछेगा, गीति काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, तो आप बताओगे महाकाव्य है, ठीक है। पद्मावत का नायक कौन है, तो आप बताओगे कौन है, रत्नसेन है राजा, ठीक है। ऐसे आपसे पूछेगा गंधर्व सेन कहाँ का राजा था, गंधर्व सेन जो था सिंघल द्वीप का राजा था। नागमती के पति का क्या नाम था, नागमती के पति का नाम था रतन सेन, रतन सेन, ठीक है। नागमती कहाँ की रानी थी, नागमती चित्तौड़ सॉरी कहाँ की रानी थी नागमती, तो थी सिंघलगढ़ की रानी थी, ठीक है। सॉरी रानी कहाँ की थी, तो चित्तौड़गढ़ की रानी थी। राजकुमारी होता तो सिंघलगढ़ की होती, ठीक है, सिंघल द्वीप की। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपसे अगर पूछे कि नागमती कहाँ की रानी थी, तो आप बताओगे चित्तौड़गढ़ की रानी थी, चूंकि वहीं के राजा थे, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के रतन सेन, उन्हीं से शादी हुई थी, ओके। पद्मावती का नाम नागमती के रूप में मतलब के रूप में किसने वर्णित किया है, कि पद्मावती और नागमती एक ही हैं, इसको हीरामन तोता। पद्मावती का नाम नागमती के रूप में वर्णन किसने किया था, मतलब पद्मावती का नागमती से रूप वर्णन किसने किया था, मतलब नागमती से पद्मावती की सुंदरता के बारे में किसने बताया था, तो हीरामन तोते ने बताया था, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। अच्छा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के शीर्ष पर कौन से कवि हैं, तो जायसी हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके के कई प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। इस तरीके से हमने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। कहने को ये 75 प्रश्न थे, बाकी लगभग 100 से अधिक चीज़ों को मैंने आपको बता दिया प्रश्नों को, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।